Good morning. Uh, Today we start income from other sources. जैसा कि आपको पता है कि आयकर के अंतर्गत हमारे पास इनकम के 5 हेड हैं और पांचों हेडों में से 4 हेड हम पढ़ चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो लास्ट हेड जो इम्पोर्टेंट आता है, पांचवा हेड, वह है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत वो सारी इनकम्स आती हैं जो कि हमने पहले के 4 हेडों में इन्वॉल्व नहीं की। अर्थात यदि किसी प्रकार की इनकम सैलरी से संबंधित थी तो सैलरी में डाला, हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित थी तो हाउस प्रॉपर्टी में डाला, बिजनेस से संबंधित थी तो बिजनेस में डाला। इसी प्रकार से यदि कैपिटल गेन हुआ तो कैपिटल गेन के अंतर्गत। तो उन चारों मदों के अंतर्गत या चारों हेड के अंतर्गत जो आय नहीं आई हैं उनके अतिरिक्त भी व्यक्ति कई प्रकार की इनकम प्राप्त करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि कोई किसी चीज़ का एजेंट है, एलआईसी का एजेंट है या पोस्ट ऑफिस का एजेंट है तो उससे कमीशन मिलेगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति लॉटरी का कार्य करता है तो लॉटरी एजेंट है तो उससे लॉटरी एजेंट के रूप में कमीशन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, सामान्य लैंड है और उसको किराए पे देता है तो उससे प्राप्त होने वाला किराया प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कोई एग्जामिनर है जिसने कॉपी चेक की है तो उससे कॉपियों से इनकम प्राप्त होगी, कॉपी चेक करने से इनकम प्राप्त होगी तो वह उसकी इनकम होगी। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो, या कुछ आय ऐसी होती है जो कि वास्तव में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने अभी 4-5 आपके सामने इनकम्स बोल दी हैं वे इनकम न तो सैलरी हेड में गई, न बिजनेस एंड प्रोफेशन में गई, न हाउस प्रॉपर्टी में गई, न कैपिटल गेन में गई। तो ऐसी इनकम को कहाँ रखा जाए? तो ऐसी इनकम के लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो अभी मैंने स्टार्ट किया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो मीनिंग होता है वह यही है कि ऐसी आय जो कि हमारे प्रथम 4 शीर्षकों के अंतर्गत शामिल नहीं हो पाई हैं और न ही वे कर मुक्त हैं, तो उन सभी आयों को हम अन्य साधनों से प्राप्त आय कहते हैं। ये तो हो गया इसका मीनिंग। दूसरा हेडिंग आपको दिया हुआ है बेसिस ऑफ चार्ज, अर्थात कब हम इसके संबंध में कर का दायित्व उत्पन्न करते हैं या कर का दायित्व कब पैदा होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि कोई भी व्यक्ति जो कि जिसके पास की अपने 4 हेडों के अतिरिक्त भी अन्य प्रकार की आय हैं, जैसे कोई एक स्कूल टीचर है तो वह स्कूल टीचिंग के सिवाय वह कॉपियों का भी चेकिंग करता है। इसी प्रकार से वह एलआईसी का एजेंट भी है। तो ऐसी स्थिति में उससे इनकम फ्रॉम एग्जामिनरशिप प्राप्त हो रही है, इनकम फ्रॉम कमीशन ऑन एलआईसी प्राप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वह करदाता जो होगा वह अपनी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वह तो सैलरी हेड में डाल देगा, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत भी वह कर के लिए दायी माना जाएगा। तो कर का जो दायित्व उत्पन्न होता है वह यदि करदाता अपनी पुस्तकें अगर कॉमर्शियल बेसिस पर रखता है या कैश बेसिस पर रखता है तो जिस बेसिस के आधार पर रखता है उसी के आधार पर कर की गणना की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों को मैंने बताया है कि वे कौन सी आय हैं, या इंग्लिश में मैं पढ़ के बताऊं, द फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब वे कौन सी आय हैं जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल मानी जाती हैं। सबसे पहला आपको दिया हुआ है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का अर्थ होता है कि ऐसी इनकम जो कि अचानक से प्राप्त हो जाए। अचानक से प्राप्त किस प्रकार से हो सकती है? हम अगर लॉटरी ले लेते हैं तो अचानक हमें लॉटरी खुल जाती है। इसी प्रकार से हमने क्रॉसवर्ड पजल खेला है तो उसमें भी हमें इनाम मिल सकता है। इसी प्रकार से हमने जुआ, ताश या कुछ भी खेला है तो हमें अचानक से किसी प्रकार की आय प्राप्त होती है। तो जो अचानक आय प्राप्त होती है वह सारी की सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल की जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट दे रहा है अदर इनकम इन नेचर ऑफ द सैलरी एंड पेंशन। अदर इनकम इन नेचर ऑफ सैलरी पेंशन। तो इसका मीनिंग ये है कि एक व्यक्ति को जब सैलरी प्राप्त होती है
तो वह निश्चित रूप से सैलरी मिलती है या पेंशन मिलती है, वह सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। लेकिन यदि उसे फैमिली पेंशन मिल रही है या किसी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनको सैलरी मिल रही है या किसी प्रकार के जो एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी के अतिरिक्त किसी प्रकार का पारिश्रमिक मिल रहा है या आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में किसी प्रकार का कंपनसेशन मिल रहा है, तो ये सारी की सारी इनकम क्या कहलाती है, इनकम सैलरी से जुड़ी हुई या अदर देन इन नेचर ऑफ सैलरी एंड पेंशन। अर्थात सैलरी हेड के अंतर्गत जो व्यक्ति करदाता सैलरी प्राप्त कर रहा है या पेंशन प्राप्त कर रहा है वह भी मंथली, वह दोनों टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन उसके अतिरिक्त आफ्टर रिटायरमेंट उसको किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति मिल रही है या रेमुनरेशन मिल रहा है या डायरेक्टर को वेतन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है या अन्य प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो सारे के सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे। थर्ड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है इनकम फ्रॉम रेंट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत वह इनकम जोड़ी जाती है जो रेजिडेंशियल इनकम रेजिडेंशियल हाउस से इनकम होती है। लेकिन यदि किसी प्रकार की लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीन है जिसको हमने किराए पे दिया हुआ है, तो उससे जितनी भी इनकम प्राप्त होती है उसे इनकम फ्रॉम रेंट कहते हैं। तो वह सारी की सारी इस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। इसी प्रकार से यदि हमने कोई मकान किराए पे लिया था और उसको उप किराए पे दे दिया जिसे सब लेटिंग कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाला किराया भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम कमीशन। इनकम फ्रॉम कमीशन के अंतर्गत मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि लॉटरी के एजेंट को प्राप्त होने वाला कमीशन, बीमा कंपनी के एजेंट को प्राप्त होने वाला कमीशन, एनएससी या पीपीएफ या पोस्ट ऑफिस से संबंधित किसी प्रकार का प्राप्त होने वाला कमीशन या अन्य प्रकार का कोई भी कमीशन जो भी प्राप्त होता है वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत जोड़ा जाता है। और इसी प्रकार से आपको ये दे रहा है कि कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो कि जैसे बुक्स लिखने के संबंध में रॉयल्टी है या ट्रेडमार्क से संबंधित रॉयल्टी है या हमने किसी प्रकार की ज़मीन को किराए पे दे कर के रेंट रिसीव किया है। इसी प्रकार से कोई हाट बाज़ार या मछली पालन से किसी प्रकार की आय हो रही है। इसी प्रकार से किसी संपदा को निकालने या खान से किसी प्रकार की आय हो रही है, तो ये सारी की सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत शामिल की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रहा है बिजनेस इनकम विच आर नॉट टैक्सेबल इन अदर हेड। मतलब बिजनेस से संबंधित जो इनकम है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि ऐसी इनकम जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है वह तो उस हेड में चली जाएगी जो तीसरा चैप्टर पढ़ा था। लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का बिजनेस है। अन्य प्रकार के बिजनेस में जैसे कोई गुड़ दौड़ हेतु रखने के लिए कोई घोड़े रखता है, उससे प्राप्त होने वाली आय है। इसी प्रकार से भारत के बाहर किसी प्रकार की कृषि भूमि से आय है। इसी प्रकार से हमने हाट बाजार लगाई है, उससे प्राप्त होने वाली आय है। इसी प्रकार से यदि हमने किसी माइन से किसी प्रकार की मेटल निकाला है या ऑयल निकाला, उससे प्राप्त होने वाली आय है। तो इससे संबंधित मतलब मेन बिजनेस से संबंधित ना होकर अदर बिजनेस से संबंधित सारी आय की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जुड़ जाएगी। नेक्स्ट आपको कह रहा है कैपिटल रिसिप्ट विच विल ट्रीटेड एज इनकम। मतलब कुछ ऐसी आय होती हैं पूंजीगत जिसको हम इस हेड के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे हम ये कहें कि कोई हमने कोई कैपिटलाइज कोई अनुबंध किया था और वह अनुबंध टूट गया या वह अनुबंध खारिज हो गया, तो उससे प्राप्त होने वाली जो भी जब्त की गई राशि है वह इस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल मानी जाएगी। इसी प्रकार से यदि किसी फर्म के द्वारा या कंपनी के द्वारा जो अंश प्राप्त होते हैं, तो वह भी अंशों से संबंधित जितनी भी राशि होगी वह इसी हेड के अंतर्गत आप टैक्सेबल मान सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है इनकम फ्रॉम डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि एक्चुअल में दो प्रकार का है। यदि हमारी भारतीय कंपनी के द्वारा प्राप्त डिविडेंड है तो वह 10 लाख रुपए तक
कटौती योग्य है अर्थात वह टैक्सेबल नहीं माना जाता है। लेकिन फॉरेन से संबंधित कोई कंपनी है तो उससे संबंधित जितना भी डिविडेंड है वह टैक्सेबल है। और इसी प्रकार से डिविडेंड के संबंध में मैं एक बात और बताऊं कि यदि हमें डिविडेंड जो मिल रहा है वह हमें डिविडेंड यदि यूटीआई से मिल रहा है या फिर म्यूचुअल फंड से मिल रहा है और यूटीआई यूनिट होल्डर को अगर डिविडेंड देती है तो वह पूरा का पूरा टैक्स फ्री माना जाता है। तो डिविडेंड के संबंध में कुछ बातें ध्यान में रखिएगा। मैं ये एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट हेडिंग है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर आपने किसी प्रकार की सिक्योरिटी खरीदी हुई है तो ऐसी स्थिति में कुछ सिक्योरिटी पर इनकम इंटरेस्ट जो होता है वह टैक्सेबल माना जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं और उन पर हमने डिबेंचर खरीद रखे हैं तो डिबेंचर पे प्राप्त होने वाला जो इंटरेस्ट होगा वह टैक्सेबल माना जाएगा। फिर दे रहा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में भी यदि हमने किसी भी बैंक में या किसी भी कंपनी में हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर ब्याज प्राप्त हो रहा है तो वह टैक्सेबल माना जाएगा। इसी प्रकार से जो भी एनुअल रिसिप्ट होती है वह भी टैक्सेबल मानी जाएगी। और अगर हमारे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में हमें उसका ब्याज प्राप्त होता है तो वह भी टैक्सेबल माना जाएगा। और इसी प्रकार से यदि है ना आफ्टर रिटायरमेंट हमें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है लेकिन वह विलंब से प्राप्त होती है अर्थात वह देरी से प्राप्त होती है तो उसमें मिलने वाला जो ब्याज है वह केवल 50% ही टैक्सेबल इस हेड में माना जाएगा। और नेक्स्ट हेडिंग जो मैंने आपके सामने लिखा है एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड। कुछ जो इनकम्स होती हैं वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर मुक्त होती हैं या एग्जम्प्टेड होती हैं। सबसे पहला दिया हुआ है इनकम फ्रॉम इनकम रिलेटेड टू सैलरी अर्थात वेतन से संबंधित आय। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं तो उनको जितना भी भत्ता प्राप्त होता है या उनको जितना भी दैनिक भत्ता प्राप्त होता है वह क्या हो जाता है कर मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी परिवार में वीरता पुरस्कार या विक्ट्री अवार्डेड के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन मिलती है तो वह पेंशन भी कर मुक्त होती है। इसी प्रकार से यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का कोई एम्प्लॉई है और उसकी सर्विस के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार या कानूनी अधिकार को जो पेंशन दी जाती है वह भी कर मुक्त मानी जाती है। तो इस प्रकार से वेतन से संबंधित कुछ मदें हैं जो कि कर मुक्त मानी गई हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी डेट फ्रॉम LIC। LIC में यदि हम किसी प्रकार का बीमा करवाते हैं और मैच्योरिटी डेट के बाद में हमें वह जितने भी राशि प्राप्त होती है वह पूरी की पूरी कर मुक्त है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है गिफ्ट यदि हमें अपने रिलेटिव से मिलते हैं तो वह पूरे के पूरे कर मुक्त हैं। लेकिन रिलेटिव से न मिल कर के अदर व्यक्ति से मिलते हैं जैसे शादी में मिलते हैं या बर्थडे में मिलते हैं तो 50,000 रुपये तक कर मुक्त है, उससे ज़्यादा कर योग्य हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि HUF फैमिली के द्वारा HUF मेंबर्स को यदि गिफ्ट दिए जाते हैं तो कर मुक्त है। फिर डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी अर्थात भारतीय कंपनी के द्वारा जितना भी डिविडेंड प्राप्त होता है वह 10 लाख रुपए तक कर मुक्त है। इसी प्रकार से अगर कोई डिविडेंड सेक्शन 222A के अंतर्गत प्राप्त है, इसके अंतर्गत कंपनी अपने कर्मचारियों को या कंपनी अपने शेयर होल्डर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी प्रकार की सुविधाएं देती है तो वह डिविडेंड माना जाता है और वह भी कर मुक्त माना जाता है। इसी प्रकार से यदि है ना यूटीआई के यूनिट्स होल्डर को यदि डिविडेंड प्राप्त होता है तो वह कर मुक्त माना जाएगा सेक्शन 35 में। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाला डिविडेंड भी कर मुक्त माना जाएगा सेक्शन 35 में। और नेक्स्ट आपको दे रहा है
इंटरेस्ट जो है ब्याज कब कर मुक्त होता है? जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो राशि जमा करवाई गई है उस पर जितना भी ब्याज होता है वह कर मुक्त होता है। इसी प्रकार से सुकन्या समृद्धि खाते से प्राप्त होने वाला ब्याज भी कर मुक्त है। इसी प्रकार से यदि क्षतिपूर्ति हमें देर से प्राप्त हुई है और क्षतिपूर्ति पे जो ब्याज प्राप्त होता है उसका 50% कर मुक्त माना गया है। इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस से प्राप्त होने वाला ब्याज भी कर मुक्त माना गया है। और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगी, उनमें भी कुछ कर मुक्त ब्याज माना गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको दे रहा है कि अदर में मैं ये कहूँ कि यदि हमें किसी प्रकार की स्कॉलरशिप मिलती है तो वह कर मुक्त है। और केंद्रीय सरकार के द्वारा यदि किसी गरीब, कमजोर या बीमार व्यक्ति को कोई राशि प्रदान की जाती है, पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो वह भी कर मुक्त है। इसी प्रकार से चाय बोर्ड से चाय के बागानों को विकसित करने के लिए यदि अनुदान की राशि दी जाती है तो वह भी कर मुक्त है। इसी प्रकार से कॉफ़ी, इलायची, रबड़ के उत्पादन के लिए जो अनुदान राशि दी जाती है वह भी कर मुक्त है। इसी प्रकार से भोपाल गैस कांड हुआ था, उससे जितने प्रभावित लोग थे उनको क्षतिपूर्ति की राशि दी गई है, वह कर मुक्त है। और इसी प्रकार से यदि हमारा कोई एक ऐसा प्लेयर है जो कि नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में खेलने के लिए गया था और उसने वहाँ पे भाग लिया तो उससे जो पारिश्रमिक प्राप्त हुआ वह भी कर मुक्त होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।